हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एक ही प्रोसेस पर डिपेंड करती है और वो है माइटोसिस। एक सिंगल सेल अपने आप को एग्जैक्ट कॉपी में डिवाइड करता है और इसी वजह से आपकी बॉडी में नए सेल्स बनते रहते हैं, चाहे वो वुंड हीलिंग हो, ग्रोथ हो या टिश्यू रिपेयर। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे माइटोसिस के 4 मेन स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और साइटोकाइनेसिस और उसके वेरिएशंस इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। तो चलो देखते हैं कैसे एक सेल अपनी ही जेरोक्स मशीन बन जाता है थ्रू द अमेजिंग प्रोसेस माइटोसिस। माइटोसिस इज द एम फेज। हम इससे पहले वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंटरफेज। क्या होता है इंटरफेज में? इंटरफेज में 3 चीज़ें आती हैं, G1, S एंड G2 फेज। यही पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, करेक्ट? आई नो थोड़ा टाइम हो गया है लास्ट वीडियो को, बट आई होप दैट यू ऑल रिमेंबर कि 3 चीज़ें हैं, G1, S एंड G2 फेज, जिनमें कि सेल में प्रेपरेशन हो रही है। करेक्ट? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है पर वो डिवाइड नहीं कर रहा है। G1 फेज़ में, S1 फेज़ में, G2 फेज़ में सब में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। S फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, जिसमें डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है, पर क्रोमोसोम का क्या अमाउंट डबल होता है? नहीं, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम बट डीएनए का अमाउंट बिकम्स डबल। करेक्ट? तो ऐसे ही G1, S और G2 की हेल्प से जो तुमने प्रेपरेशन करी सेल को डिवाइड करने की, अब वो तुम सेल एक्चुअल में डिवाइड करोगे इस M फेज़ में, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है जी। अब बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं माइटोसिस की हेल्प से। एनिमल्स नहीं, हम सेल्स के बारे में बोल सकते हैं। काफ़ी सारे सेल्स हैं जो माइटोसिस की हेल्प से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बाइनरी फिजन करते हैं, वो सब माइटोसिस की हेल्प से हो रहा है। मल्टीपल फिजन माइटोसिस की हेल्प से हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस ही माइटोसिस की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर सबसे पहली बात करी जाए तो इट इज़ द मोस्ट डायनामिक फेज ऑफ सेल साइकिल। डायनामिक मतलब बहुत कुछ हो रहा है इसमें, है ना। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपको सेल में क्या क्या होता हुआ दिखता है, मतलब मज़ा आ जाता है देख के। अगर आप किसी की अनियन पील सेल ले सकते हो या आप चीक का सेल ले सकते हो, उसमें आपको मोस्टली बहुत सारे माइटोसिस के फेजेस बहुत ईजिली देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपका जो सेल है वो डिविजन कर रहा है। करेक्ट? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ, इस फेज़ में क्या हो रहा है, सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिविजन हो रही है, और हम इसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस या माइटोटिक फेज। वी कैन ऑल्सो कॉल इट इक्वेजनल डिविजन। क्यों बोलते हैं इक्वेजनल डिविजन? क्योंकि आपके पास एक सेल था, लेट से उसके पास 4 क्रोमोसोम थे। ठीक है जी। अब आगे 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 आपने सेल डिवीजन करी, आप जब साइटोकाइनेसिस पर पहुंचे तब आपने एक सेल से कितने सेल बना दिए? 2 सेल बना दिए। अब एक सेल में जो 4 क्रोमोसोम थे ना, 2 सेल में भी वही 4 क्रोमोसोम और 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो इक्वेशनल डिवीजन हुई ना। पहले सेल में 4 क्रोमोसोम थे, तो जो 2 सेल नए बने जिनको हम डॉटर सेल बोलते हैं, और इस सेल को हम बोलेंगे मदर सेल। तो दोनों डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम ही है। क्रोमोसोम का नंबर जो है जो पेरेंट सेल में होगा वही आपका डॉटर सेल्स में भी होगा। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम एज द पेरेंट सेल इन द डॉटर सेल। इट कैन बी एनी। अगर 23 क्रोमोसोम का नंबर है तो यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम रहेगा। अगर यहाँ पर 5 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर भी 5 क्रोमोसोम और 5 क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम माइटोसिस को क्या बोलते हैं? इट इज़ इक्वेजनल डिविजन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स विल बी सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल। यानी कि अगर ये सेल डिप्लॉयड था तो ये दोनों सेल भी डिप्लॉयड ही होंगे। जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो आपको प्लांट्स में दोनों टाइप के सेल्स में होता हुआ दिखेगा, हेप्लॉयड एज वेल एज डिप्लॉयड। तो प्लांट्स में आपको हर जगह माइटोसिस होता हुआ दिख रहा है, हेप्लॉयड में भी और डिप्लॉयड सेल्स में भी। लेकिन अगर तुम एनिमल्स पे आ जाओ तो एनिमल्स में जो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स हैं
मोस्टली आपको उन्हीं में ही माइटोसिस का प्रोसेस होता हुआ दिखेगा, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है विच आर ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली मेल हनी बीज। तो हनी बी से एक सोसाइटी में रहती हैं जिसमें उनके पास होती है क्वीन बी विच इज़ ऑब्वियसली फीमेल क्वीन है भाई, है ना। तो शी इज़ डिप्लॉयड। उसके बाद उनके पास होती हैं वर्कर बीज, जो कि सारी जितनी भी वर्कर बीज हैं दे आर ऑल फीमेल्स एंड दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से बनी हुई हैं ये सारी। नाउ देर इज़ अनदर बीइंग जिनको हम बोलते हैं ड्रोन्स विच आर एक्चुअली मेल हनी बीज। ये बनते हैं पार्थेनोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है उससे। पार्थेनोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज्ड एग की माइटोसिस से ही आपका ड्रोन बन रहा है, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। क्वीन बी कुछ ऐसे एग्स ले करती है विच आर अनफर्टिलाइज्ड एंड दैट इवेंचुअली मेक ड्रोन्स। तो वहाँ पर हेप्लॉइड सेल्स में भी ड्रोन्स जो हैं वो बन रहे हैं। हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे तो डिप्लॉयड सेल्स जो हैं, उन सोमैटिक सेल्स जो हैं, उनके अंदर ही आपको माइटोसिस का प्रोसेस होता हुआ दिखेगा, राइट। तो अगर कभी आपको ग्रोथ करानी है किसी चीज़ की, आपको रिपेयर करना है, कुछ आपने कट लगा लिया, कुछ कर लिया अपनी बॉडी के साथ, तो वहाँ रिपेरेशन हो रही है, वहाँ पर आपको माइटोसिस का प्रोसेस होता हुआ दिखेगा। ओके, सो हमने क्या बात करी थी कि माइटोसिस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? काइनेसिस मतलब हमने क्या बोला था? इट इज़ डिविजन, करेक्ट। एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर डिवीजन जो है उसका मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियर डिवीजन में भी बहुत सारे फेजेस हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। इस सब में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो पहले प्रोफेज होगा, फिर लेट प्रोफेज, तो मतलब चलो प्रोफेज का ही पार्ट हो गया। देन इट इज़ मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये चारों जो चीज़ें हैं दे आर ऑल फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद तुम्हारा होता है इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे होता है। तो वन बाय वन वील टेक ऑल दीज स्टेप्स, ठीक है, कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। यू हैव टू रिमेंबर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज स्टेप्स, और कौन सा स्टेप है या कौन सा स्टेज ऐसा है जहाँ पर आपको क्रोमोसोम बहुत सुंदर तरीके से माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे, वो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो चलो वील स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है प्रोफेज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, ओके, इन कैरियोकाइनेसिस। अगर हम सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज लेंगे तो दैट इज़ इंटरफेज। प्लीज़ रिमेंबर दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेज जो है लॉन्गेस्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का, इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। तो बेसिकली हो क्या रहा है प्रोफेज में? नॉर्मली क्या है, आपका जो भी हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज़ योर सेल, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, तो वो ना ऐसे ऐसे करके कहीं पर भी पड़ा हुआ, ठीक है, इंटरट्वाइन होके पड़ा हुआ है। अब प्रोफेज में क्या हो रहा है, हमने उस पूरा ये जो ऐसे ऐसे करके पड़ा हुआ था, इंटरट्वाइन होके इतना सारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था, हमने इसको कंडेंस कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों में डाल दिया, जो कि हैं हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। दीज आर आर क्रोमोसोम्स, इनके अंदर हमने इनको डाल दिया है। नाउ योर क्रोमोसोम्स आर द वन जो इवेंचुअली इस पूरी न्यूक्लियर डिवीजन में इन्वॉल्व रहेंगे। तो हमने किया क्या है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था डीएनए का, जो कि इंटरफेज में इंटरट्वाइंड पड़ा हुआ था, हमने उसको किया डीटैंगल। हमने उसको रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, उसमें मतलब बना दिया है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन ऑफ योर क्रोमैटिन। इसको हमने क्रोमैटिन ही बोला था। ये आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था न्यूक्लियस में, है ना। तो क्रोमैटिन की हमने क्या कर दिया, कंडेंसेशन, और हमने क्या बनवा दिए हैं, क्रोमोसोम्स। उसके अलावा क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। कहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे? सेंट्रियोल से, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और कैसे अपीयर होने लग जाते हैं ये, एस्टर्स की तरह, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा सेंट्रियोल है ना,
ये तुम्हारे सेंट्रियोल्स हैं, जो कि 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, एक सेंट्रोजोम बनाते हैं। सेंट्रोजोम में अमॉर्फस मटेरियल होगा यहाँ पर, और बीच में 2 सेंट्रियोल होंगे जो 90 डिग्रीज में परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। इसके आसपास तुम्हारे क्या बन जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि एस्ट्रल रेज की तरह अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, दोनों जितने भी both your esters, astral rays of both esters join to form स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं हेल्प करेंगे तुम्हारे क्रोमोसोम्स को अलग अलग डायरेक्शंस में पुल करने के लिए, ताकि तुम्हारी साइटोकाइनेसिस ईजिली हो सके। तो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस जो होता है वो कौन बनाता है, 2 एस्टर्स ऐसे करके, जो 2 सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं वो, प्लस योर स्पिंडल फाइबर्स। जब ये दोनों एस्टर ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ, है ना, तो तुम्हारे क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है जी। सेंट्रियोल जो है ऑल्सो, हाँ मतलब एक पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट में था सेंट्रियोल की भी डुप्लीकेशन हुई थी, अब वो ऑपोजिट साइड पर जाना जो है वो शुरू कर देगा। आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनल जो है वो डिसअपियर हो जाता है ऑलमोस्ट लेट प्रोफेज तक टाइम। तो if you will see in the early prophase stage you have your nuclear membrane, in your late prophase stage ये देखो तुम्हारा सेंट्रियोल अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा चुका है, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब जो है वो डिसअपियर हो चुकी है। ठीक है, चलो, सो हियर यू कैन सी फ्रॉम इंटरफेज यू हैव रीच्ड नाउ प्रोफेज। मैंने डायग्रामेटिकली भी बता दिया है, मैंने इमेज भी ऐड करके आपको दिखा दिया है। दिस इज योर इंटरफेस, यू हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यू हैव क्रोमैटिन प्रेजेंट। अब आपने क्या कर दिया, क्रोमोसोम बना दिए हैं, राइट। आपके जो सेंट्रियोल्स थे, ये आपके सेंट्रियोल्स हैं, इनके आसपास से आपकी क्या निकल रही हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपका एक और सेंट्रियोल है जो कि डुप्लीकेट करके बना है, और ये ऑपोजिट तरफ मूव कर रहा है। इवेंचुअली लेट प्रोफेज में आपका ये सारी ये जो भी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, सब उड़ जाएगा। ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट फेज, द मोस्ट ब्यूटिफुल फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज योर मेटाफेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेटाफेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस फेज़ में आपको क्रोमोसोम्स इतने सुंदर तरीके से दिखते हैं, इतने ढंग से दिखते हैं कि आप उसकी स्टडी अगर करनी है क्रोमोसोम की तो वो मोस्टली मेटाफेज में ही करी जाती है। ठीक है, तो जब आपकी पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो चुकी है न्यूक्लियस के आसपास से, तब वी से दैट मेटाफेज हैज़ स्टार्टेड, इट हैज़ इनिशिएटेड। ठीक है जी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमने जब बात करी थी क्रोमोसोम की, न्यूक्लियस पढ़ा था हमने सेल वाले चैप्टर में, तो हमने बोला था ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर, और इसके आसपास आपके क्या होते हैं, काइनेटोकोर, जिनसे आपके स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होंगे, जो कि सेंट्रियोल और एस्टर से तुम्हारे जो निकल रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो जब डिसअपियर हो गई तब तुम्हारा मेटाफेज स्टार्ट हो गया। काइनेटोकोर से जाकर तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा सेंट्रोमियर था, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा अमॉर्फस मटेरियल भी है, ये यहाँ पर तुम्हारे काइनेटोकोर हैं, और इनसे मतलब यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हमने ऐसे अटैच कर रखा है, तो यहाँ पर तुम्हारे काइनेटोकोर है और यहाँ से तुम्हारे स्पिंडल फाइबर क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं, जैसे तुम यहाँ पर भी देख सकते हो इस वाली इमेज में भी। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो दोनों पोल से आएंगे एंड दे विल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर। तो यहाँ वाले सेंट्रोमियर से भी, मतलब ये सेंट्रोमियर है तो ये रहा काइनेटोकोर, यहाँ से भी अटैच होगा, और ये रहा तुम्हारा दूसरा काइनेटोकोर, यहाँ से भी अटैच हो जाएगा। ऑल्सो मेटाफेज में होता क्या है, एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है, यानी कि सेल के बीचों बीच, ये मैंने 3 क्रोमोसोम बना दिए हैं, एक्चुअल में 4 होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशनल डिवीजन कर रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, 2 या 4। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में क्या किया है, क्रोमोसोम जो हैं वो आपकी बीच में प्लेट में की फॉर्म में बन गए हैं। इक्वेटोरियल प्लेट हम इसको बोलते हैं क्योंकि सेल के बिल्कुल बीचों बीच आपके सारे क्रोमोसोम जो हैं वो आकर क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे इन द सेंटर ऑफ द सेल, जिसको हम मेटाफेजेस या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। और इस मूवमेंट को जब आपके सारे क्रोमोसोम जो कि कैसे भी ऐसे इधर उधर कहीं पर भी पड़े हुए थे, वो अब आके एक बीच में प्लेट में अरेंज हो गए हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं
कॉन्ग्रेशन, ठीक है। इस स्टेज पे तुम्हारा क्रोमोसोम जो है वो कम्प्लीटली कंडेंस्ड है, 100% तुम्हारा क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला, दिस इज़ द बेस्ट स्टेज, एब्सोल्यूट बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, उनका शेप कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके आसपास क्या है, सब कुछ आपको इस स्टेज में बेस्ट दिखेगा। और कौन सा स्टेज है ये? दिस स्टेज इज़ नोन एज मेटाफेज, ठीक है जी। अब तुमने क्या कर दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपियर कर दी है, तुमने सारे क्रोमोसोम्स को बीच में ले आए हो तुम सेल के बिल्कुल बीचों बीच, और दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड है, ठीक है जी। ऊपर से भी, नीचे ऊपर के सेंट्रोसोम से भी, नीचे के सेंट्रोसोम से भी। अब तुम क्या करोगे, क्रोमोसोम को आधा आधा काटोगे ताकि तुम्हारे क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाए। तो एनाफेज में तुम एक्चुअल में कर क्या रहे हो, ये देखो, हमारी जो भी बीच में क्रोमोसोम की लेयर थी उससे तुमने सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे वो अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी को ये सब ना समझ आ रहा हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स से दिस इज़ योर क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, सेंट्रोमियर। दिस इज़ योर वन क्रोमैटिड, दिस इज़ योर अनदर क्रोमैटिड, दिस एंटायर थिंग इज़ योर क्रोमोसोम। तो तुम एक्चुअल में कर क्या रहे हो, इस क्रोमैटिड को बीच में से काट रहे हो ताकि ये क्रोमैटिड इधर चला जाए, ये क्रोमैटिड इधर चला जाए। बिकॉज ये एक ही क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड हैं तो हम इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं। तो एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, लॉन्गेस्ट वॉज प्रोफेज, शॉर्टेस्ट इज एनाफेज, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, स्पिंडल फाइबर आपके छोटे होने लग जाते हैं जिसकी वजह से आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच थे, काइनेटोकोर के साथ। काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर के साथ। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके स्पिंडल फाइबर जो हैं वो आपके सेंट्रोमियर को हाफ कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, ताकि आपके जो क्रोमैटिड्स हैं वो अलग अलग हो जाए। और जो भी आपके सेपरेटेड क्रोमैटिड्स हैं इनको हम बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। क्योंकि पहले आपका एक पेरेंट क्रोमोसोम था, अब आपके क्या हो गए, डॉटर क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं दे विल ट्राई एंड मूव टूवर्ड्स, बिकॉज आपका स्पिंडल फाइबर छोटा हो रहा है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर पहले यहाँ तक था वो छोटा होता जा रहा है, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, छोटे 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 होते जाते हैं और सेंट्रियोल मतलब आपके सेंट्रोसोम की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पोल्स, है ना। तो आपके जो ये क्रोमैटिड्स हैं ये भी ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट, ठीक है। और जब ये मूवमेंट हो रही है सेंट्रोमियर की टूवर्ड्स द पोल, द आर्म्स टेल बिहाइंड, ये तुम्हारा इधर है, तो मतलब बेसिकली ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है, यहाँ पर तुम्हारी आर्म्स है सेंट्रोमियर की, ठीक है। तो आर्म जैसे पीछे की तरफ रह जाएंगी, ऊपर की तरफ तुम्हारा सेंट्रोमियर जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू टीलोफेज। इसमें क्या हो गया है, आपका जो क्रोमोसोम था वो वापस डीकंडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। कहाँ पर, ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स पर। तो जो ऑपोजिट साइड पर आपका मूव कर गए थे ना आपके क्रोमैटिड्स, अब वो जाकर डीटैंगल हो जाएंगे, वापस से इंटरट्वाइन, डीटैंगल नहीं होंगे, वापस से टैंगल होने लग जाएंगे, वापस से इंटरट्वाइन होने लग जाएंगे, डीकंडेंस होने लग जाएंगे। आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनल्स वो वापस आ जाएंगे, सारे रीअपियर होने लग जाएंगे, और आपके स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। सो दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि टीलोफेज में अब तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट साइड पर पहुंचा दिया। अब बेसिकली तुम चाहते हो कि सेल अलग अलग हो जाएं, क्योंकि तुमने न्यूक्लियर डिवीजन तो करा दी ना, डीएनए तो अलग अलग कर दिया ना तुमने दोनों साइड से, ठीक है। तो अब बाकी सारी चीज़ें वापस आने लग जाएंगी, स्पिंडल फाइबर जो है डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनल वो सब जो हैं वो वापस से रीअपियर हो जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करेंगे कि प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग कैसे होता है। सबसे पहली बात तो ग्रोथ, अगर आपको कोई भी चीज़ ग्रो करनी है अपनी बॉडी में तो उसके लिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका सेल जो है एक सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल से कितने बन जाएंगे, कितने बनेंगे, कम ऑन टेल मी। अच्छा चलो ये भी बताओ मुझे कि किस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होती है माइटोटिक सेल्स की। 1 से तो 2 सेल बने, है ना,
तो 2 से हमने बना दिए 4, 4 से कितने बनेंगे, क्या 8 बनेंगे या 16 बनेंगे? टेल मी इन द कमेंट्स। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि प्रोग्रेशन अरिथमेटिक हो रहा है या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है, बताओ। चलो उसके बाद अगर आपको रीजेनरेशन करानी है, ठीक है, जैसे अगर आपका एपिथेलियल सेल है, इनर लाइनिंग ऑफ गट है, वहाँ पर कुछ कट लग गया है, आपकी बाहर स्किन का सेल है, वहाँ पर कुछ हो गया है, तो वहाँ पर अगर आपको रीजेनरेट कराना है, रिपेयर कराना है कुछ, तो भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ये हेल्प करता है मेंटेनिंग योर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियस की कितना रेशो होगा एक साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उस रेशो को मेंटेन करने के लिए भी माइटोसिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, है ना जी। ऑल्सो कहाँ पर हो रहा है ये, एक तो हो रहा है सोमैटिक सेल्स में, ये तो हम बात कर चुके हैं, डिप्लॉयड स्टोमैटिक सेल्स में हो रहा है, या अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स में हो रहा है। वो जर्म सेल्स जो कि 100% हमने बना नहीं दिया है कि ये अब बनेंगे, जैसे कि तुम्हारे स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया जो तुम्हारे होते हैं, है ना, यहाँ पर तुम्हें माइटोसिस देखने को मिलेगा। मियोसिस इसके बाद होता है, स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया में मिलता है तुम्हें देखने को माइटोसिस, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट वी कम टू इवेंचुअली तुम्हारा एम फेज़ के ऑब्वियसली 2 चीज़ें थी, कैरियोकाइनेसिस हमने ख़त्म कर दिया है, नेक्स्ट इज़ साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म सेल, तो अब इवेंचुअली सेल का प्रॉपर डिवीजन तुम साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर रहे हो, तो दैट इज़ योर साइटोकाइनेसिस। ये जो है टीलोफेज से पहले ही शुरू हो जाता है, जैसे ही तुम्हारा टीलोफेज में जो भी तुम्हारी रीअपियरेंस हो रही है वो सब साथ में साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, क्योंकि तुम्हें फालतू को क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। तो टीलोफेज जब शुरू हुआ, एनाफेज खत्म हुआ, उसके साथ साथ में तुम्हारा साइटोकाइनेसिस टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, देयर विल बी एन एंड ऑफ द एम फेज, एंड इसके बाद इवेंचुअली फिर से तुम्हारा सेल जो है वो G1 फेज़ में जा सकता है या G0 फेज़ में जा सकता है, बेस्ड ऑन कि क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कैसे, क्या वो टेम्परेरीली या तो वो डिवाइड करता रहेगा, या वो टेम्परेरीली जो है वो रुक जाएगा, या वो परमानेंटली रुका हुआ है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस अगर तुम एनिमल सेल में देखो और प्लांट सेल में देखो, तो एनिमल सेल में होता है फरो की फॉर्मेशन से, प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट बनने की मेथड से। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे सेपरेटली ताकि तुम्हें ध्यान रहे। एनिमल्स में क्या हो रहा है, फरो क्या होती है, ऐसे अंदर की तरफ कुछ मूव कर जाना, है ना, दिस इज़ योर फरो, है ना। तो क्या होता है, तुम्हारी बाहर से ये जो सेल्स हैं, है ना, ये अंदर की तरफ खुद से मूव करना शुरू कर देते हैं कि भैया पिंच ऑफ हो जाएंगे हम अलग, ये वाला सेल ऐसे पिंच ऑफ हो जाएगा, ये वाला सेल ऐसे पिंच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ हाउ योर एनिमल सेल डज साइटोकाइनेसिस। प्लांट्स में ऐसा नहीं हो रहा है, प्लांट्स में तुम्हारी बीच में सेल प्लेट बनना शुरू होती है, सबसे बीच से शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पर गोल्जी अपरेटस जो है वो तुम्हारी सेल प्लेट बनवाने में हेल्प करता है, और इट फ्यूजेस टू फॉर्म फ्रैग्मोप्लास्ट। व्हाट इज़ फ्रैग्मोप्लास्ट, इसको हम हटा देते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट आर एक्चुअली नथिंग बट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर आसपास, और इवेंचुअली तुम्हारा बीच में सबसे पहले सेल प्लेट बनता है, फिर वो बाहर की तरफ मूव करता है। सेल फरो में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मूव हो रहा है सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ताकि तुम्हारा पिंच ऑफ हो सके 2 सेल्स अलग अलग। प्लांट्स में क्या हो रहा है, सेल प्लेट बीच में बन रही है और फिर वो बाहर की तरफ मूव हो रही है, अंदर से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने तुम्हें एक इमेज डाल दी है कि एनिमल सेल में क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग बनेगी एंड इवेंचुअली क्लीवेज फरो बन के 2 अलग अलग सेल्स हो जाएंगे। प्लांट सेल्स में द सेल प्लेट विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन, गोल्जी अपरेटस जो है वो बनाता है सेल प्लेट, आसपास फ्रैग्मोप्लास्ट बनेगा विच इज़ नथिंग बट माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये जो है ज्वाइन कर जाता है इवेंचुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और 2 सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो मिडल लैमेला मिडल लेयर बन जाएगी एंड इवेंचुअली तुम्हारे दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज़ इट for mitosis. There's nothing else you need to learn about mitosis. Very simple, very easy. You need to remember about all the phases, prophase, metaphase, anaphase, telophase, जो कि कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है, and then you have cytokinesis जो कि एनिमल्स में सेल फरो की हेल्प से हो रही है और प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन की हेल्प से हो रही है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको याद रहेंगी, सबसे पहले तो सीक्वेंस याद रखना है कैरियोकाइनेसिस का, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद ये याद रखना है कि मेटाफेज में क्या होता है, सबसे बेस्ट स्टेज है, बेस्टेस्ट स्टेज है अगर मैं बोल सकूँ तो, क्रोमोसोम को पढ़ने की। प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, कंडेंसेशन हो रही है क्रोमैटिन की। एनाफेज में क्या हो रहा है,
अलग अलग पोल्स की तरफ पुल हो रहे हैं तुम्हारे क्रोमैटिड्स, और टीलोफेज में वापस से तुम्हारा जो इंटरफेज वाली कंडीशन थी वो वापस रीअपियर होने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सब कुछ वापस आ जाएगा जो कि प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था, और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। This is very very easy. You need to remember all the features, you need to remember all the characteristics of all the stages. I hope you've liked this video, और अगर आपको पसंद आई है तो do not forget to share this video with your friends, with your anybody, your classmates, your batchmates, whosoever can be helped by this channel. And do not forget to subscribe to this channel. Goodbye everyone, have a nice day.